कोई इशू हो, कोई मुद्दे हों जो जिससे मैं बहुत प्रभावित होती हूँ। अब मैं इसके लिए 60 साल का इंतज़ार नहीं करती कि मैं जब रिटायर करूँगी तब मैं अपनी चुप्पी तोड़ूँगी। मैंने पढ़ाई की, मैं मैक्सिम गोर्की में पढ़ती थी और भी भगत सिंह को मैंने पढ़ा, बाबा साहेब अम्बेडकर को, ज्योतिबा फुले को, इन सभी लोगों को पढ़ने के बाद यही तो हमारे देश की खूबसूरती है जिसको जिसको क्रश करने की कोशिश की जा रही है, जिसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जब बात राजनीति की होती है और बिहार में राजनीति की होती है तो ज्ञान देने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। राजनीति पर विचार विमर्श होता है, राजनीति को तमाम तरह की बुराइयों का अखाड़ा बताया जाता है, लेकिन उसे ठीक करने की हिम्मत कोई नहीं करता। उस राजनीति में परिष्कार की कोशिश कोई नहीं करता। यह बहुत दुखद स्थिति होती है जब युवा तमाम सपने देखते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते हैं, लेकिन वो एक रास्ता जिससे कई सारे सपने पूरे हो सकते हैं उस तरफ रुख शायद कोई कोई ही कर पाता है। आज हमारे साथ जो शख्सियत है उन्होंने बहुत कम उम्र में राजनीति में एक दखल देने की कोशिश की है और हम आज उनसे बात करेंगे। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं केशव कर्ण और हम बात कर रहे हैं बिहार की, और बिहार की बात में बिहार चुनाव की बात। और बिहार चुनाव की बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिव्या गौतम। दिव्या गौतम CPIML कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी लेनिनवादी की उम्मीदवार हैं पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र से। दिव्या जी, वन इंडिया में आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। राजनीति में हस्तक्षेप करने से पहले दिव्या जी की बहुत सारी अलग अलग पहचान रही है। दिव्या जी एक स्कॉलर हैं, आपने अपनी पढ़ाई टिस से पूरी की है जी। और इसके अलावे भी एक ऐसी पहचान है जो शायद अब पता नहीं हमारे दर्शकों को मालूम है या नहीं है, आप खुद ही बताएं। एक पहचान जो मैं नहीं बताना चाहता हूँ। मेरी पहचान, मैं एक शिक्षिका हूँ, मैं पढ़ाती हूँ कॉलेज में और मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ। और ये थिएटर जो मैं करती हूँ, नाटक और अभिनय जो करती हूँ, उसमें मेरे जो दिवंगत अभिनेता थे, जो कि हमारे भाई भी थे, उनके वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, जिनके याद में मैं अभी भी नाटक करती रहती हूँ। कौन थे आपके भाई? मैंने बताया, सुशांत जी मेरे भाई थे, सुशांत सिंह राजपूत। जब हम सुशांत सिंह राजपूत का नाम लेते हैं तो आज भी हमारा गला भर आता है, और यह स्थिति अमूमन पटना से, बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले जो भी भावुक हृदय हैं उनके साथ होती है। दिव्या जी की एक और पहचान जिसकी मैं बात कर रहा था, दिव्या जी दिवंगत कलाकार सुशांत सिंह राजपूत की बहन भी हैं। अनेक पहचान दिव्या जी से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले दिव्या जी, आपने राजनीति में आने का फैसला कैसे किया? राजनीति में आना नहीं होता है, राजनीति में हम सब हैं। अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि राजनीति ही हमारी जो ज़िंदगी है वो तय करती है। कुछ लोग उसके रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, लेकिन ये जो राजनीति है वो हम सब की लाइफ में है। अच्छा। हमारी ज़िंदगी कैसी होगी, कैसी महंगाई कैसी रहेगी, हमारे बच्चे स्कूल जा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सब कुछ राजनीति, देश की राजनीति तय करती है। तो इस राजनीति में जब हम हैं तो उसमें दखल देने की ज़रूरत, उसकी आवाज़ देने की ज़रूरत भी देश के युवाओं की, देश की महिलाओं की दखल, आप कह सकते हैं उनका दखल होना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मुझे लगा, मैं 2000 जब से मैं कॉलेज में थी तो मैं तब से छात्र राजनीति करती थी। अभी अच्छा, भी आपको पटना यूनिवर्सिटी में वो आप देखें तो अभी ये प्रेसिडेंशियल डिबेट की फ़ोटो है जो मैं जो वहाँ पे बहुत 27 साल बाद चुनाव 2012 का साल था घोषणा, यस, आपको याद भी होगा। तो वो उस समय से मैं जिस जगह पे मैं रही, जहाँ मुझे लगा कि छात्र जीवन में छात्रों के सवाल को लेकर के दखल करने की ज़रूरत है, तो मैं उस जगह पे खड़ी रही। वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे सवाल उठाना, वहाँ के क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के, उन सारे तमाम मुद्दों को लेकर के मैं वहाँ पे जब तक मैं कॉलेज में रही तब तक मैं आवाज़ बन के रही। तो ये पहली दफ़ा तो है नहीं।
तो पटना यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है, जी उसके बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में चली गई आप, जी जी वहाँ से जी मास्टर्स किया, जी वहीं पर आप नहीं रुकती हैं, एक और मास्टर्स करती हैं, जी वो कौन सा मास्टर्स था? जी मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, और दोनों में ही मैंने नेट क्वालिफाई किया। अच्छा। और ये जो, क्योंकि मेरा बैचलर्स मास कम्युनिकेशन में था, तो जब मैं काम कर रही थी झारखंड में, तो मुझे लगा कि ओपन यूनिवर्सिटी से मैं अपने जो जिस चीज़ में मेरा बीए है, मैं मीडिया से बहुत जुड़ी हुई थी, क्योंकि उसमें भी मीडिया प्रभारी हमको जहाँ जाते थे वहाँ मिलता था। तो मुझे लगा कि इसमें मुझे आगे जेंडर और मीडिया इन दोनों पे काम करने की इच्छा थी। तो दोनों की ही समझ बहुत अच्छे से मेरी समझ बनी। टिस में पढ़ने से जो मेरी जो जेंडर की समझ है, क्योंकि मैं जब यहाँ थी उसी समय निर्भया गैंग रेप होता है, उस मूवमेंट में मैं एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के तहत मैंने जो हिस्सा लिया था, और उस समय के जो माहौल को मैं समझी थी, तो उस मूवमेंट का भी मेरे ऊपर बहुत असर था। और मुझे लगा कि इसको एकेडमिकली भी समझने की ज़रूरत है। तो मैंने टिस में फॉर्म भरा था जेंडर स्टडीज़ में, तो इसलिए मैंने मास्टर्स इन जेंडर स्टडीज़, विमेन स्टडीज़ में मैंने मास्टर्स किए थे यहाँ से जाने के बाद। तो ये आप हमेशा अपना स्टैंडर्ड आगे बढ़ाती रहती है। आपने बीपीएससी भी क्वालिफाई किया, जी, क्या कैडर मिला था? मेरा सप्लाई ऑफिसर, सप्लाई इंस्पेक्टर। अरे बहुत अच्छा था, अधिकारी बन के रहती। आप अभी प्रचार कर रही हैं, सघन प्रचार अभियान, मेरे ख्याल से हर दिन 10-15 अभी मैं आई किलोमीटर हूँ घर। पैदल चलना पड़ रहा होगा। जी, ये सब करने की क्या ज़रूरत है, आराम से अधिकारी बन के रहती, लाल बत्ती मिली होती। ये तो अधिकारी बनने की इच्छा नहीं हुई। मैं जब अधिकारियों के बहुत करीब रह कर के काम किया, जब मैं टिस से करने के बाद, टिस टिस से मास्टर्स करने के बाद मैं जो झारखंड में काम की, बिहार में भी जीविका में काम किया, तो मैं अधिकारियों के बहुत क्लोज़ रह के काम किए। 2020 चुनाव में मैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वीडियो व्यूइंग टीम होती है, उसकी मैं उसका कार्यभार भी मैं संभाल रही थी पिछली बार। तो मैं बहुत ही करीब रह के काम की, और मुझे ऐसा लगा कि मेरी ज़रूरत उससे बेहतर तरीके से मैं अपने आप को जो पढ़ने में, पढ़ाने में, जो अपनी बात को चुप रह कर के मैं 60 साल तक शायद नहीं रह पाती। करने को तो आप इसलिए बहुत कुछ कर सकती थी ना। आपने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से मास्टर्स किया है जी, जनरल स्टडीज़ में, वहाँ जी, भी जी। आपका कुछ ना कुछ कैरियर हो सकता था। बिल्कुल, बिल्कुल। आप काउंसिलर हो बहुत सकती थी, ये और हाँ। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, उदीयमान क्षेत्र हैं जहाँ पर कैरियर की भी अच्छी संभावना है। जी, आपने जी। मास कम किया है, हमारी जगह आप इंटरव्यू कर रही होती। बिल्कुल सही बात है या कि फिर आपने नेट क्वालिफाई किया है, किसी यूनिवर्सिटी में आप मैं टीचर वहाँ पे होती। पटना वुमेंस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तहत मैं काम भी कर रही थी। पिछले साल तक मैं तो असिस्टेंट इतना सब प्रोफेसर कुछ बने काम किया। छोड़कर फिर बीपीएससी क्वालिफाइड अधिकारी का ओहदा छोड़कर आप राजनीति में आ गई। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे अपनी बात, जब कोई चीज़ें आपके आसपास हो रही हों, कोई इशू हो, कोई मुद्दे हों जो जिससे मैं बहुत प्रभावित होती हूँ। अब मैं इसके लिए 60 साल का इंतज़ार नहीं करती कि मैं जब रिटायर करूँगी तब मैं अपनी चुप्पी तोड़ूँगी, है ना? अच्छा। तब तक जब आप सरकार में रहते हैं तो ये होना तो नहीं चाहिए। जो लोग सरकारी अधिकारी भी हैं, उनको भी राइट तो होना चाहिए कि जो चीज़ें गलत हो रही हैं उस पे बोल सकें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो आपके ज़ुबान पे ताला तो लग जाता है। बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जिनको लगता है कि चीज़ें गलत हो रही हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट उनको करना पड़ता है। अच्छा। तो इन चीज़ों को लेकर के मैं बहुत सोची इस बारे में। तो मुझे लगा कि ऐसे काम करो जिसमें हमें समाज में इंटरवीन भी कर सकूं, मैं अपनी कला, जो मैं कलाकार हूं, मैं उसको भी कर सकूं। तो इन चीज़ों को सोचते हुए मुझे लगा कि अधिकारी बनने से ज़रूरी है कि बहुत लोग अधिकारी बन कर के देश में, बिहार ने बहुत अधिकारी दिए बिल्कुल। हैं, पूरे देश भर को अधिकारी दिए हैं, लेकिन यही बिहार जो अधिकारी देने वाला जो ये राज्य है, उसके अधिकार पे कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन दिव्या, एक बात और मुझे बहुत बेसब्री से इच्छा है पूछने की। आप उदीयमान कलाकार भी हैं,
शिक्षिका रह चुकी हैं ऑलरेडी। आपने पॉलिटिक्स के लिए भी सीपीआईएमएल को क्यों चुना? सीपीआईएमएल को मैंने अभी नहीं चुना। मैं जब शुरुआती समय में ही, जब आयशा में थी आप? आयशा से भी पहले, जब मैं इन चीज़ों को, कम्युनिज़्म को, जो समाजवाद को पढ़ के मैं गई थी। मेरे घर में कोई एक कम्युनिस्ट कोई था नहीं। मैंने पढ़ाई की, मैं मैक्सिम गोर्की मैं पढ़ती थी, और भी भगत सिंह को मैंने पढ़ा, बाबा साहेब अम्बेडकर को, ज्योतिबा फुले को, इन सभी लोगों को पढ़ने के बाद, और जब मैं कॉलेज में एडमिशन ली तो मैं आयशा से मैं जुड़ी, और इसके जो आइडियोलॉजी हैं उससे करीब आई। तो मुझे ऐसा लगा कि जो चीज़ें मेरे आइडियल है, जो मैं पढ़ के आई हूँ, वो कुछ लोग जो हैं यहाँ पे उसको ज़मीन पे उतारने का काम कर रहे हैं। तो उसी वक्त मुझे लगा कि पढ़ाई तो बहुत लोग पढ़े, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं जो मेरे से कई ज़्यादा किताबें पढ़ रखे होंगे, लेकिन जिसको वो जो मार्क्स कहते हैं कि उसको एक्सप्लेन करने की इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हाउ टू चेंज इट। तो उस चेंज पे जो लोग काम कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पे कई सारे ऐसे मतलब कॉमरेड्स को देखा। मैंने पहली बार कॉमरेड शब्द वहीं सुना, जो कैंपस में। हाँ, एक दूसरे को कॉमरेड बोलना, और ये चीज़ें मैं किताबों में पढ़ती थी। जब मैं जो ये किताबें स्पार्टकस और ये सब मैं पढ़ती थी, तो ये चीज़ें जब मैं देखी कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, महिलाओं को इज्जत करना, किसी भी जगह पे महिलाओं की भी बात रखने के लिए उनको जगह देना, तो इन सारी चीज़ों को मुझे लगा कि ये स्पेस बहुत ही इगैलिटेरियन है, बहुत ही एक जगह दे रहा है, मेरी बात भी सुनी जा रही है, मुझे भी किसी चीज़ को लीड करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये भरोसा, ये चीज़ मैं जब लोगों के अंदर में मतलब जो हमारी पार्टी है उसके अंदर देखा, तो मैं उसमें 2012 से ही पार्टी मेंबर हूँ। एक बात कहा जाता है कि युवावस्था में सभी लोग कम्युनिस्ट होते हैं। जी। कॉलेज में ऐसा दौर रहा होगा, कोई क्रेज़ रहा होगा कम्युनिज्म, और शायद आप पढ़ती लिखती रही थी तो एक आकर्षण रहा होगा, और क्रांति की बात तो वहाँ होती ही है। जी जी। आपके परिवार में ही लोग एमएलए हैं, मंत्री भी रहे हैं, जी। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम लेफ्ट, यही तो ये कैसा कॉन्ट्रास्ट है एक ही फैमिली में? यही तो हमारे देश की खूबसूरती है, जिसको क्रश करने की कोशिश की जा रही है, जिसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, कि हर आदमी एक तरह से ही सोचे। जबकि हमारे लोकतंत्र में अलग अलग विचारों का भी जगह होना चाहिए, और वही उसी तरह एक परिवार में भी, एक किसी समाज में भी हर तरह के लोग होते हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं। और आज से नहीं, मैं 2009 से 10 से मैं इस प्रोग्रेसिव आंदोलन में हूँ। जो हमारे जो भाई हैं, वो भी इस बात को जानते हैं कि मैं एक कम्युनिस्ट विचारधारा की हूँ, तो उनकी तरफ से भी मेरी ज़िंदगी में कभी कोई इंटरवेंशन नहीं रहा है। और ये चीज़ें तो, ये तो खूबसूरती होनी ही चाहिए एक समाज की, एक फैमिली भी एक पार्ट है इस डेमोक्रेसी की ही। तो उसमें मेरे पिताजी की विचारधारा, मेरी बहन की विचारधारा, हर कोई एक तरह से सोचने लगे, तो ये जो है, ये एक समाज बन जाएगा। विचारों में भिन्नता ज़रूरी है, आपके विचार में, मेरे विचार में, तभी आज डायलॉग कर रहे हैं। अगर आपको मेरे विचार पहले से पता होते तो आपको मेरे इंटरव्यू करने की ज़रूरत ही क्या होती। तो यही बात है कि समाज में अलग अलग सोच के होते हैं। मुझे ऐसा लगता है, और मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे पिताजी, मेरे घर के में जो मेरी बहनें हैं, सबका सपोर्ट मेरे छात्र जीवन से ही मेरी जो आइडियोलॉजी है उसके साथ रही है, तभी आज मैं आपके साथ इस तरह से नहीं, बिल्कुल होना भी चाहिए, असहमति का सम्मान भी रहना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि पॉलिटिक्स में भी भारतीय जनता पार्टी में बेहतर कैरियर हो सकता था, और आपके घर में आपके आइडियल बैठे हुए थे? मेरे ज़िंदगी में अगर ऐसा रहता तो मैं शुरुआती समय से ही, उस समय में मैं जब आयशा में जुड़ी थी तो उनके भी विद्यार्थी संगठन तो वहाँ थे,
तो मैं उसकी तो पार्ट हो सकती थी, लेकिन अपनी आइडियोलॉजी जो है कुछ मायने रखती है। मैं करियर बनाने के लिए नहीं आई थी। अगर मैं छात्र संघ चुनाव अगर आप देखें उस समय का, तो वो एक विधानसभा के चुनाव जैसा ही था, क्योंकि 27 साल बाद चुनाव हो रहा था। मेरे पास करियर के बहुत ऑप्शंस थे, लेकिन मेरे लिए राजनीति कभी करियर रहा ही नहीं है। और वो मेरे अगर ऐसा तो रहता, राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है आपका? उद्देश्य तो वही मैं बोल रही हूँ, उद्देश्य यही है कि अगर इसी तरह से जो राजनीति को देखा जाता है, ये प्रॉब्लम है। राजनीति पॉलिटिक्स में इसलिए आने की ज़रूरत है महिलाओं को, युवाओं को, क्योंकि उनकी आवाज़ भी जाए वहाँ पे। वो जो चीज़ें सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि मैं वही इतने तो मैं दिनों कह से रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी में आप रहती तो बेहतर तरीके से आप अपनी आवाज़ पहुंचा सकती नहीं थी। रख सकते, क्योंकि उनकी जो सोच है, वो जो सोच है वो बदलाव की सोच नहीं है। वो सबको अपने रंगों में रखने की में रंगने की सोच है। वो तो संवैधानिक जो बॉडीज़ हैं उसको भी इंटरवीन करिए। अभी इलेक्शन कमीशन का हालत देख लीजिए, वो उनकी ही भाषा बोल रहे हैं। किन की? मैं किनकी भाषा? जो सत्ता में है उनकी भाषा, मेरी भाषा तो बोलेंगे नहीं। इसलिए तो वोट चोरी की जो बात हुई थी कि इतने लोग, मैं जब कैंपेनिंग करने के लिए जाती हूँ तो लोग बोलते हैं मेरा नाम काट दिया गया है, ये काट दिया गया है। तो ये जानबूझ करके जो इतने सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसको ये अपने कलर में रंगने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इन चीज़ों से मेरा हमेशा से विरोध रहा है। तो मैं कैसे इस पार्टी के मेंबर हो सकती थी? हाँ, वही लोग इसके मेंबर हो सकते हैं जो इसमें सोचेंगे कि अच्छा इसमें हम ये बन सकते हैं, वो बन सकते हैं। मेरी ऐसी सोच नहीं है। मैं तो मुद्दों की राजनीति करती हूँ, मैं आइडियोलॉजी की राजनीति करती हूँ, आज से नहीं, छात्र जीवन से। कभी ऑफर आया था किस चीज़ का? भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का? बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि मेरी सोच क्या है और हम किस राजनीति से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने कभी मेरे तरफ तो ऐसा ऑफ़र करने की उनकी हिम्मत भी नहीं है। और कभी अगर ऐसा करते भी हैं, अगर मैं ऐसा कभी जीवन में अगर ऐसा आप सुनते भी हैं, तो आप समझ जाइएगा कि मेरा वैचारिक पतन हो गया है, तभी मैं उस पार्टी से मैं जुड़ी हूँ। मेरा अगर जीवन में कभी ऐसा हुआ, अगर आपको पता चले कि मैं भारतीय जनता पार्टी की मेंबर हूँ, तो बिल्कुल उस समय में मैं जो भी बोलूँ आज, लेकिन आप समझ जाइएगा। हाँ, कैमरा में रिकॉर्ड करके मैं बोल रही हूँ। आज से 2012 में मैंने जो बोला था, मैं उसको अभी भी मैं बोलती हूँ, और अभी भी ये बात आपके सामने बोलती हूँ कि अगर जीवन में कभी ऐसी बातें आपको सुनने को मिले, तो आप समझिएगा दिव्या गौतम का वैचारिक पतन हो गया है, जो उस पार्टी के मेंबर बने। लेकिन आपके भाई साहब तो हैं उसमें। तो वही बात मैं कह रही हूँ कि आप हो जाइएगा, तो हम क्या कर सकते हैं? उसी तरह से वो हमारे रिश्तेदार हैं, तो उनकी अपनी आइडियोलॉजी है। वो जदयू में भी रहे हैं, वो निर्दलीय भी रहे हैं। मैं उस समय से, जब से वो निर्दलीय चुनाव जीत रहे थे, उस समय से मैं पार्टी मेंबर हूँ। उनको उससे कोई तकलीफ नहीं है इस बात से। उन्होंने मुझे कभी इस तरह की बात तो नहीं कही। उनकी अपनी सोच है, लेकिन मेरी अपनी सोच है। तो वो मेरे भाई, अब मेरे पिताजी किसी में हो या मेरी बहन किसी में चले, तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल तो नहीं होंगी ना। बिल्कुल। किसी भी आदमी, मेरे घर के आदमी, और मैं उनकी आज़ादी का सम्मान करती हूँ। कोई भी आदमी मेरे घर के, अगर मेरी वैचारिक मेरे से सहमति ना हो, तो बिल्कुल सही है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये देश लोकतंत्र है। आप किस तरह की राजनीति करने आई हैं? क्योंकि आपको पता है कि सीपीआई, सीपीआई-एमएल या सीपीएम जैसी जो वामपंथी पार्टियां हैं, इतनी ज़्यादा सीटों पर नहीं लड़ रही हैं कि सरकार की विचारधारा को प्रभावित कर सके या सरकारी कार्यक्रमों को प्रभावित कर सके बहुत हद तक। मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि अगर आप कम सीटों पे लड़ते हैं, तो आप जो हैं सरकारी उसको इंटरवीन नहीं कर सकते हैं। हमारे ही हम तो पहले थे भी नहीं विधानसभा में, फिर भी सड़क पे जो राजनीति होती है उससे ही जो पॉलिसी है उस पे भी प्रभावित होती है। मैं इसका एग्जांपल दे सकती हूँ। निर्भया जो गैंग रेप हुआ था, उसमें जो लोग सड़कों पे आए थे, तो वहाँ पे चीज़ें बदली थी। जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट आए थे। तो ये सोचना, किसान आंदोलन में भी हुआ, किसान आंदोलन में भी उनको वापस लेना पड़ा। तो मैं ये कभी नहीं सोचती हूँ कि सिर्फ वहाँ पे भी आवाज़ ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा तो सड़कों पे आवाज़ ज़रूरी है। और आज जब लोग वोट चोरी की बात लेकर के बाहर निकले, तब जा कर के बहुत लोगों का नाम जो है वो वापस जोड़ना पड़ा, नहीं तो पता नहीं क्या होता। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि बस जो सीट्स ज़्यादा होने से आपकी
आप इंटरवीन कर सकते हैं। हमको लगता है कि आप जहाँ कहीं भी हो, अगर बीइंग अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, विधायक होने के नाते मुझे सवाल उठाने का अधिकार है। मैं सदन में, मैं विधानसभा में जनता के इश्यूज को लेकर के मैं सवाल उठाऊंगी, तो उठाने का तो अधिकार है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता हूँ, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको सत्ता की राजनीति करनी है या संघर्षों की राजनीति करनी है? तो आप कब, अभी तक आप मुझे क्या करते हुए देखें? नहीं, संघर्षों की राजनीति करते हैं, तो वो वही मैं कर रही हूँ। फिर उसके लिए चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? बिल्कुल, क्योंकि राजनीति, संघर्षों की राजनीति करने के लिए ही नहीं तो फिर सड़कों पे तो चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। सड़कों पे तो आप अपनी आवाज वैसे भी उठा सकती हैं। बिल्कुल, मैं उठा भी रही हूँ। आरजीकर मूवमेंट से लेकर के जब भी मुझे लगा इंटरवीन करने की जरूरत है, मैंने किया। और हमारी जो पार्टी है वो आपको सड़कों पे दिखती है, सदन में भी दिखती हैं, विधानसभा में भी दिखती हैं। तो एक अपनी आवाज़ को मजबूती देने के लिए लोगों की बात, वो तो चाहते ही हैं कि हम लोग वहाँ नहीं पहुँचे, जो मन सो वो बनाते रहें, जो जिस तरह की भी पॉलिसी बना रहे, कोई कुछ कहने वाला ना हो, सोचने वाले लोग उनको नहीं चाहिए। इस वजह से वो ये जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं वो तो चाहती हैं कि ऐसे लोग, ऐसे संगठन तो जो हैं वो वहां तक ना पहुंचे। बिल्कुल। और लेकिन सवाल तो यही है दिव्या जी, फिर आप जब तक सत्ता में पहुंचेंगी नहीं तो फिर आपके अनुसार नीतियां कैसे बनेंगी? तो सत्ता में पहुंचने के लिए मैं ये कहना चाह रही हूँ, सत्ता में तो पहुंचने ही वाले हैं, महागठबंधन की सरकार बनने वाली है और सरकार बनेगी। सरकार में आप शामिल नहीं होती है ना? सरकार में शामिल नहीं होते हैं। जो लोग भी सरकार में रहेंगे, हम लोगों का सपोर्ट से ही तो रहेंगे सरकार में। आज हमारी पार्टी का सपोर्ट है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बने, और जो भी क्या उसमें पार्ट लेना है नहीं लेना है, वो तो आप जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, क्या उनकी सोच है। लेकिन मुझे लगता है कि जो अभी का जो समय है, लोग बदलाव चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि युवा आगे आएं, महिलाएं आगे आएं। बस यहाँ ही नहीं, हर एक सेकंड में पूरा कर लेती हूँ। यहाँ ही नहीं, अलग अलग देश में भी आप देखिएगा कि जो नए लोग हैं, युवा लोग हैं, वो चीज़ों को बदलने के लिए आगे आ रहे हैं। तो यहाँ भी जो बिहार की जो जनता है वो चाहती है कि नए लोग आएँ। अब जितने दिन तक नीतीश जी को समय दी ये जनता, अब जो है वो देख रहे हैं नीतीश जी की हालत क्या है, और उनके नाम पे ये लोग जो हैं चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन कभी भी उनको अब वो जगह नहीं मिलने वाला है। कौन सी जगह? जिस जगह पे जब वो अपनी पॉलिसी को अफेक्ट कर सके। अब उनको ये जो बीजेपी जो पार्टी है उसको पंगु बनाने की कोशिश करेगी, और वो साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह से उन्होंने अभी तक जो हैं, अभी तो बोल रहे हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग आ रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ और लोग भी जानते हैं कि किस तरह से धीरे धीरे उनको साइडलाइन किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि महागठबंधन की सरकार आएगी? बिल्कुल आएगी। और उसमें चीफ मिनिस्टर का फेस कौन है? चीफ मिनिस्टर तो हम लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार। तो ये अजीब विडंबना नहीं है क्या? टिस की स्कॉलर, पीएचडी स्कॉलर दिव्या गौतम जी तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए संघर्ष कर रही है, जिन्होंने 10वीं तक पास नहीं किया है। तो आपको क्या लगता है कि हमारे संविधान में ऐसा है नहीं है कि जिनके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिनके पास एक भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं? लाल बहादुर शास्त्री जो थे, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? आप उनको बताइए। बात यहाँ पे ये है कि जो लोग ग्राउंड पे काम, अभी मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ, इसमें कोई मेरा बहुत ही क्लियर स्टैंड है। अगर मैं अभी राजनीति में नहीं भी करती रहती तो फिर भी मैं आपको ये बात बोलती, ये कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का या टीचर का कोई ये नहीं है जिनमें वो क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत है। यहाँ ये बात है कि वहाँ जनता के बीच में कौन जनता के इश्यूज को सामने ला रहे हैं। क्या तेजस्वी जी जनता के सवालों को लेकर के नहीं आ रहे हैं? क्या जो ये महागठबंधन की फिर तो दीपांकर भट्टाचार्य भी जनता के सवालों को लेकर आ रहे हैं, वो क्यों नहीं? मतलब वो सीएम फेस क्यों नहीं? सीएम फेस जिनको हम लोग दीपंकर जी खुद बोलते हैं कि हम लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार, दीपंकर जी तो चुनाव नहीं लड़ते हैं,
चुनाव लड़ने, अगर वो मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ना भी तो जरूरी नहीं है ना? चुनाव लड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो दीपंकर जी हैं वो हमारे जैसे युवाओं को जगह दे रहे हैं, है कि नहीं? हमारे जैसे युवा, संदीप, जो अजीत कुशवाहा हैं, ऐसे कई युवा हैं, अभी उनको जगह दिया जा रहा है। ये तमाम युवा क्या करेंगे? एमएलए बन के रह जाएंगे, कभी तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, सभी को मुख्य, ये जो सोच है ना, महागठबंधन में मुख्यमंत्री आज से 5 साल बाद, 15 साल के बाद कौन बन सकता है? कौन बन सकता है? जिनको जनता चाहेगी वो बन सकता है। अभी की बात अगर मैं करूं, 2025 विधानसभा चुनाव की बात करूं, तो हर कोई जो भी महागठबंधन के तेजस्वी यादव से बड़ा, तेजस्वी यादव से बढ़िया, तेजस्वी यादव से गुणवान कोई नेता नहीं है महागठबंधन में। गुणवान बहुत सारे नेता हैं, और मुख्यमंत्री बनने की योग्यता क्या होती है? गुणवान, मैं वही बात कह रही हूँ, उनकी जो योग्यता क्या है लोग तय करेंगे। अभी आप लोगों के बीच में जाएं तो लोग कहेंगे कि हम तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अगर ऐसी आवाज किसी और के लिए आ रही हो जनता के तरफ से, तो वो मुख्यमंत्री बने। जनता की आवाज जरूरी है। जनता किसको चाहती है कि वो आए, और उनसे जनता का भरोसा है। मैं तो अभी फील्ड से आ रही हूँ ना, मैं कोई एकेडमिक डिस्कशन करके नहीं आ रही हूँ। अच्छा। मैं फील्ड से आ रही हूँ, और वहाँ की आवाज़ यही है कि हम जो हैं युवाओं को चाहते हैं, हम तेजस्वी जी को चाहते हैं। वो हमसे नहीं पूछ रहे हैं। अगर आप जो 9वीं फेल और 9वीं पास की बात कर रहे हैं, नहीं, मैं वही बात कर रही हूँ। जो बीजेपी के जो नेता हैं, अगर हम इस पे, ये मेरी बात ही नहीं है, वो जो भी हैं 9वीं पास हैं, फेल हैं, जो भी हैं, उनका क्लियरिटी है। लेकिन यहाँ जो उनके नेता हैं, बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी, वो केएफसी से किससे वो किए हैं, उसके हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक वो क्लैरिटी होना चाहिए। क्या है? पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या बात हो रही है। अच्छा। उनको पीएफसी मैंने सुना था, वो पीएफसी है, केएफसी है, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या है। लेकिन वो सच्चाई होनी चाहिए। अगर हम आपको बोल रहे हैं कि मैंने टीआईएसएस से पास किया है, तो किया है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं 9वीं पास हूं या फेल हूं, तो मैं बस 9वीं पास हूं। ये मेरे में सच्चाई है। वो सच्चाई होनी चाहिए जो कि इनके अंदर में नहीं है। सच्चाई ठीक है, सच्चाई का स्वागत है, सम्मान है, लेकिन मुझे लगता है ये विडंबना भी है कि टिस की स्कॉलर, आपको लगता होगा, मुझे ऐसा लगता है कि टिस की स्कॉलर होने के नाते मुझे जो पढ़ाया गया है टिस में, कि सबसे पहले जब आप फील्ड में जाते हैं तो उनकी बात कहिए, उनकी बात को समझिए। वो क्या कहते, वो आपसे ज्यादा समझदार हैं। हमें जब टेस्ट में भेजा जाता था ना फील्ड में, तो हमें यही कहा जाता था कि आपको लगता होगा कि आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से पढ़ के आई हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाइएगा तो वो आपके टीचर हैं, मेरे से बड़े टीचर लोग हैं, वहाँ जाके सीख के आइए। तो जब हम लोग ग्राउंड पे जाते थे तो हम वहाँ की जो एक जो गांव में बस यूं ही बैठे हुए जो खेती करते हुए रहते थे, उनसे जितनी बात हम सीखे हैं उतने अपने प्रोफेसर से नहीं सीखे। इसीलिए मेरे लिए मेरी जो लर्निंग हुई है ना टेस्ट में, इसी वजह से मेरे लिए डिग्री मायने नहीं रखता है, लोगों की सोच मायने रखती है, लोगों की समझदारी मायने रखती है। नहीं, फिर आपके लिए अगर डिग्री मायने नहीं रखती तो फिर आपने मास कॉम क्यों कर लिया? डिग्री तो आपके लिए मायने रखती है। मेरे कहने का मतलब है कि लोगों की डिग्री के मायने रखती है। मुझे ऐसा लगा, मुझे आप अगर पूछे मेरे लिए, क्योंकि मैं एक साधारण परिवार से आती हूँ, मुझे लगता है, और मेरी इच्छा थी, मेरी इच्छा थी। साधारण परिवार से नहीं है ना, वो तो असाधारण परिवार से हैं। आपके जो नेता है, जो चीफ असाधारण परिवार से हैं, असाधारण परिवार वो, लेकिन क्या उनके जो लालू जी जो हैं, क्या वो संघर्ष करके वहां तक नहीं पहुंचे? बिल्कुल पहुंचे। लालू जी के संघर्ष को बिल्कुल। और वहां अभी आप जनता के बीच में जाइए, हमसे आप बात कर रहे हैं, उनके बीच में भी बात कीजिए कि वो क्या चाहते हैं। अगर बस इनकी बात हो तो ये और भी नेता हैं जो लेकिन सवाल है, लालू जी उस संघर्ष में भी LLB तक की पढ़ाई करते हैं। हाँ। फिर पता नहीं अगली पीढ़ी में कैसे सब देखिए, बहुत सारे लोग हैं। देखिए तेंदुलकर जी का कितना पढ़े हैं? तेंदुलकर जी कितना पढ़े हैं? सचिन तेंदुलकर कितना पढ़े हैं? तेंदुलकर की बात हम यहाँ पर क्यों करेंगे? क्यों नहीं करें? बिल्कुल, पढ़ाई की बात हो रही है। अगर हम पढ़ाई की बात करें, अगर कोई कितना पढ़ा, आप हमसे पूछ रहे हैं आपने क्यों डिग्री ली, तो मेरी इच्छा थी। जिनको इच्छा नहीं थी डिग्री लेने की, तो नहीं लिया। उनकी बहन बहुत पढ़ी लिखी है। मेरे ही घर में कोई, मैंने डबल मास्टर्स किया है। सुनिए,
मेरे मेरे ही भाई जो हैं वो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, नहीं, तो क्या बात हो गई? वो एक अलग बात है। और बात है, मेरी माँ जो है वो 12th पास थी। संसाधन की कमी की वजह से बहुत सारे लोग स्कूल का मुंह तक नहीं देख पाते हैं, वो एक अलग बात होती है। वंचित रह जाना एक अलग बात है। एक होता है कि जो, अगर हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे कलाकार हैं, उनको जो है डिग्रियां किसी को नहीं जरूरत होती है, उनको लगता है कि उनको कुछ और करना है, तो डिग्रियों से सबसे ज्यादा मुझे दिक्कत होती है। के लिए शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। मुझे लगता है शिक्षा जो है उसमें ऐड ऑन कर सकती है, मेरी जो सोच है ऐड ऑन कर सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा किसी भी पॉलिटिक्स में आने के लिए लोगों के बीच जाना, लोगों में आपकी सहमति होना इम्पोर्टेंट है। ये मुझे एकदम क्लियर, इवन इफ आई एम नॉट इन द पॉलिटिक्स, आई फील लाइक दिस, कि जब राजनीति आप तभी कर सकते हैं, कितनी भी डिग्रियां, कितने लोग डिग्री लेकर के आए, अभी शिवदीप लांडे और बड़े बड़े अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं, उनका जमानत जब्त करवा देती है जो जनता। क्यों करवाती है? कि उनको डिग्रियों से मतलब नहीं है, उनको लोगों से मतलब है कि आप लोगों के लिए क्या किए। आप ऑफिसर बन के वहां पे दिखाएंगे तो वो चीजें नहीं चलती है। चुनाव जो है, पॉलिटिक्स जो है, वो लोगों की प्यार से होता है, लोगों की सहमति से होता है, और वो सहमति महागठबंधन के साथ है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है, और यहाँ दीघा विधानसभा में 3 तारे पे लोग वोट करने वाले हैं और भारी से भारी मतों से जिताने वाले हैं। 2 बार के विधायक हैं यहाँ पर चौरसिया जी, पहली बार चुनाव लड़ रही हैं दिव्या गौतम जी। पटना को और खासकर दीघा को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है, कैसे आप हटाएंगी? गढ़ कहा जाता है तो उस गढ़ बहुत सारे गढ़ टूट चुके हैं, छूटे हैं ना। आप कैसे तोड़ेंगे इतिहास में? अभी मैं बात कर रही हूँ कि लोगों के बीच में जब जा रही हूँ तो यही जो गढ़ समझने वाले जो लोग हैं, उनके खिलाफ बहुत गुस्सा है। लोग जो हैं उनको देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। अभी देखिए जहाँ जहाँ जा रहे हैं उनका प्रोटेस्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 10 साल जो है जनता ने उनके ऊपर भरोसा किया, सभी ने भरोसा करके वो वहाँ तक पहुँचाए। आप मेरे घर तक आ रहे होंगे, कितने सड़कें टूटी हुई हैं, लाइट्स नहीं हैं। जो यहाँ पे रोज़ हम लोग जो कॉलेज जाते हैं, स्कूल में बच्चियाँ जाती हैं, ट्रैफिक में फंसी हुई रहती हैं, पीछे आप देखिए नाला खुला हुआ है। तो इतना मौका किसी को दिया जाए और वो उनको बस इसको ही नहीं, फुटपाथ वाले जो दुकानदार हैं उनको इंक्रोचमेंट के नाम पर उनका जो सामान है उनको उठा करके ले जाती है, फिर भी आप कुछ नहीं करते हैं। जब आप नेपाली नगर, राजीव नगर की जो बात है, हाउसिंग बोर्ड की ज़मीनें हैं, हर बार आप कहते हैं हमने गोली खाने की कोशिश की, हमने ये किया, लेकिन हुआ क्या? पर्चा मिला? पर्चा मिली? क्या मिली? कुछ नहीं मिली। हमारे पास जो है, अभी मैं यहाँ पे कम से कम 2000 से मैं यहाँ रह रही हूँ, मेरे पास आवासीय नहीं है, आवासीय बनता ही नहीं है। यहाँ पे अलग अलग लोगों के ये परेशानियां हैं। यहाँ पे अगर आप IGMS जाएं, नहीं तो 2000 में तो सरकार थी। किसकी सरकार थी? 2000 में किसकी सरकार थी? आप बताएं। किसकी थी? आप बताइए। जब से इतने दिनों से जो सरकार इनकी थी। नहीं, 2000 में तो इनकी सरकार नहीं थी ना। मैं बोल रही हूँ कि मैं 2000 से यहाँ रह रही हूँ, और इनका उसी समय पर्चा बनवा लेना चाहिए आपको। पर पर्चा नहीं ना बन रहा है। तब तो नीतीश कुमार को लाया गया, तब तो इनको संजीव चौरसिया को लाया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी नहीं दिया, कुछ नहीं किया। नाला खुला का खुला है, साइकिल चलाते थे हम तभी भी खुला था, अभी भी खुला है, हमेशा से खुला ही रहेगा। तो इसमें हम किसी उसको बात नहीं करेंगे। यहाँ की जनता जानती है कि वो क्या देख रही है। दिव्या गौतम क्या करेंगी? दिव्या गौतम जो इन सवालों को विधानसभा तक पहुंचाएंगी। मैं यहाँ की बेटी हूँ और यहीं पे पढ़ाई से लेकर के नौकरी तक की हूँ, और मैं जानती हूँ यहाँ की जनता को मैं खुद इस जनता को लेकर, मैं खुद हूँ यहाँ की। मैं खुद गाड़ी चला के अभी भी जो मैं कैंपेनिंग करती हूँ, मेरी बहन गाड़ी चलाती है, मैं बैठती हूँ, मैं चलाती हूँ, वो बैठती हैं, तो हम खुद यहाँ पे 1.5 घंटे ट्रैफिक जाम में बैठे रहते हैं। जनता वहाँ इंतजार करती रहती है। ट्रैफिक जाम को कैसे आप खत्म करेंगी? यही तो बात है। जो कुछ कार्य योजना है, कुछ ब्लूप्रिंट है? बिल्कुल, बहुत सारी कार्य योजनाएं हैं। जो यहाँ पे जो शहरी गरीब हैं उनको 3 डिसमिल जमीन की मांग किया है हम लोगों ने। पक्के घर की मांग है हमारी। जो यहाँ के जो फुटपाथ पे जो दुकानदार हैं उनको एक जगह मुहैया करने की बात है। यहाँ जो हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन है, इसको एक एक्ट के तहत इस ज़मीन को हस्तांतरित किया जाए, लोगों को पर्चा दिया जाए। इन सारे मुद्दे को लेकर के हम आ रहे हैं। हम बस इन लोगों की तरह जुमलेबाजी करने के लिए हम नहीं आए। हमारे पास ठोस प्लान है,
हमारे पास विजन है, हमारे पास हमारी विचारधारा है और इसके साथ ही हम चुनाव में आए हैं। और इसीलिए हम आपके साथ बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये बात कह रहे हैं कि हम कोई एक जो उनका जो आप कह सकते हैं कि पुश्तैनी ये है, उनको लगता है ऐसा, तो इस मुगालते में वो नहीं रहें तो अच्छा है। क्या दिव्या गौतम दीघा के इस चुनाव को ग्लैमराइज कर रही हैं? ग्लैमराइज कर रही है? व्हाट डज इट मीन ग्लैमर? व्हाट डू यू मीन बाय ग्लैमर? ग्लैमराइज का मतलब क्या होता है? नहीं, आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आती हैं जिनमें सेलिब्रिटी जुड़े हुए हैं। तो ग्लैमर क्या, सेलिब्रिटी जिसके घर में हो उनको चुनाव में आने का अधिकार नहीं, ऐसा कहा है संविधान नहीं, में? बिल्कुल नहीं कहा, तो लेकिन अब शायद वो आपका जो फैमिली बैकग्राउंड का ग्लैमर है वो तो वो आपका आपके लिए हथियार हो important- सकता है। हथियार आप उसको बना, मैंने तो कभी हथियार नहीं बनाया। मैंने 2012 में भी चुनाव लड़े। आपके लिए वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। मेरे तो भाई, वो जब से मैं आँख खोली हूँ, इस दुनिया में आई हूँ, तब से वो मेरे भाई हैं। आपको ये चीज़ें पहले अभी पता चल रही हैं। तो क्या मेरे भाई अगर एक आर्टिस्ट थे, एक कलाकार थे, तो क्या मुझे इस चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? क्या उस आर्टिस्ट के लाइफ को लेकर के जो आपने इतनी राजनीति की, क्या यहाँ पे तो आपको उस कलाकारों के राजनीति लिए? में साथ देना चाहिए ना। वही तो मैं कर रही हूँ, मैं नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कलाकारों के लिए, जब वो कलाकार के जिंदगी पे, उनके मौत पे राजनीति कर लिए, लेकिन यहाँ के कलाकार के लिए क्या किए? यहाँ के जो बोल के गए थे कि यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के हम लोग फिल्म सिटी बनाएंगे, क्या हुआ उसका? बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें हुई थी, लेकिन हम उस राजनीति के लिए नहीं आए। हम एक कलाकार होने के नाते हम अपने भाई को कला के माध्यम से याद करते हैं। वो राजनीति में आने से पहले भी उनको हर साल मैं नाटक करती थी और अभी भी नाटक करती हूँ। तो इस बात को लेकर के कोई बात नहीं है। ग्लैमराइज करना, ये सब जो टर्म है वो मीडिया के द्वारा बनाया गया है, उनको मुबारक ये चीज़, लेकिन मैं अपने मुद्दों को लेकर के आई हूँ और अपने भाई के प्रेरणा के साथ आई हूँ, और कोई बात नहीं। महागठबंधन में जो आपके नेता हैं, कई तरह के मुकदमे उन पे चल रहे हैं। अभी IRCTC वाले केस में उन पे चार्जशीट भी हुआ है, चार्जशीट में उनका भी नाम है। लैंड फॉर जॉब स्कैम है। इसकी परतें खुलती हैं, बैकफायर करेगा ये? बैकफायर करेगा ये जो अशोक चौधरी जो हैं, उनके ऊपर जो इतनी ज़मीनें, बैकफायर करेगा इन चीज़ों को लेकर के। बिल्कुल, अगर वो सजा याफ्ता हो जाएं तब हमें बात कीजिए। बहुत सारे लोग जो पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, जो लोग पॉलिटिक्स में आते हैं, उनके ऊपर कई सारे आरोप लग जाते हैं। ये तो आंदोलन वाले आरोप नहीं है ना। मैं वही बात कर रही हूँ, आरोप लगे हैं। क्या हमारे देश में हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है? अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ जाता है ऐसी बात कि हाँ वो इसके लिए वो कल्प्रिट हैं, तब हम इस पे बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे जो पॉलिटिक्स में जो लोग हैं, उनको फंसाने की भी कोशिश की जाती है। कि हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैसे कोई बीजेपी में जाता है तो उसका रिन साबुन से सारी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। अभी हमारे ऊपर बहुत सारे आरोप लग सकते हैं कि हम क्या हैं नहीं हैं। जैसे ही हम उस पार्टी में जाएंगे तो हम एकदम ही क्लियर होकर के, क्लीन होकर के निकलेंगे। तो इस तरह की बात पे कोई जनता भी समझती है कि कैसे ये जो हैं सारी चीज़ों का इस्तेमाल, जो विद्रोह की आवाज़ है, जो आवाज़ इनके खिलाफ जाती है, उनको दबाने की कोशिश के लिए यूज़ करती हैं। तो दे नो, पीपल नो, और वो जानती है कि वो क्या वो ऑल्टरनेटिव उनका क्या है। ऑल्टरनेटिव इज महागठबंधन। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि फिर से लोगों को जंगल राज नहीं चाहिए। कौन से लोग कह रहे हैं? ये जो लोग कह रहे हैं, आपको कौन पता से होगा? लोग कह रहे हैं? हमें पता है कि ये नैरेटिव जो है वो तय किया जाता है। कुछ जगहों के जो लोग हैं उनको डराने की कोशिश की जाती है। क्या ये जंगल राज नहीं है जो ये यहीं पे पारस हॉस्पिटल में दिन में जाकर के वो गोली चलाई जाती है, मार दिया जाता है? वो तो पकड़ा गया ना, पकड़ा गया, लेकिन ये पकड़ा गया, वो कार्रवाई हुई। आप हमें ये बताइए कि अगर राजधानी में दिन दहाड़े गोली चलाई जाए, अभी कुछ दिन पहले, अपराध होना एक बात है और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण देना अलग बात है। कौन राजनीतिक संरक्षण दे रहा है? शहाबुद्दीन कौन थे? शहाबुद्दीन जो थे उनको सजा हुई, सजा नहीं हुई ऐसी बात तो नहीं है। अगर यहाँ पे अभी जो इतने सारे जो कब सजा हुई शहाबुद्दीन को? कब सजा हुई? शायद आपको नहीं पता है कब हुई थी सजा? नहीं, मुझे शायद पता नहीं हुआ। नहीं, वो जेल में भी रहे हैं। अब गूगल कर लीजिए। हम जब गूगल खेल रहे हैं तो गूगल करते हैं। मुझे तो याद है 2005 के बाद हुआ ये सब।
अच्छा, तो आपको सब कुछ जब 2005 के बाद ही दिख रहा है, हमें तो ये दिखता है कि जो हमें जो स्पेशल लीव जो आजकल महिलाओं को, जो सरकारी कर्मियों में जो महिलाएं हैं उसको जो 2 दिन का स्पेशल लीव मिला है, वो राबड़ी देवी की सरकार के समय मिला है। यहाँ जो अभी मैं जाती हूँ, जो झुग्गी झोपड़ियों में जो रैन बसेरा बना करके दिया गया है, वो लोग बोलते हैं कि हमें लालू जी के समय में मिला है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं जो लोगों के जो मुद्दे हैं, और ये जो नैरेटिव जो तय किया जा रहा है ना, कहीं से जो इनके जो आईटी सेल हैं जो डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोग डरने वाले नहीं हैं। उनको पता है कि युवाओं के नेतृत्व में हमें भी देख रही हैं, हमें भी सुन रही हैं, और इनके भी नेताओं को सुन रहे हैं, और हमें हमारे नेताओं को भी सुन रहे हैं। 1990 से लेकर 2005 तक का जो बिहार का समय था, वो राजनीति का स्वर्ण युग था। मैं तो नहीं बोली है, आप मेरे मुंह में ये डालते जाइए, जो भी डालना है डालिए। मुझे कोई स्वर्ण या सिल्वर युग नहीं नजर आए। अच्छा। मैंने तो नहीं, मैं बचपन में रही होंगी, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि मेरे लिए ये स्वर्ण युग नहीं है। जिस युग में मैं काम करने जाती हूँ, मुझे ये स्वर्ण युग नहीं दिखता है, क्योंकि हमारे जंगल राज था, ये भी जंगल राज है। हमें नहीं पता वो जंगल, आप देखे होंगे, आप हमसे बड़े हैं, आप हमें देखे होंगे, लेकिन हम इस जंगल राज को तो देख रहे हैं। अच्छा। इस महाजंगल राज को तो हम देख रहे हैं, जिसको मंगल राज नाम दिया जा रहा है। हम जब कॉलेज जाते हैं, हम इसी पटना यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, जहाँ पे आप पत्रकारिता किए कर रहे हैं। वहां पे पत्रकारिता के एक कैमरा तक कॉलेज में अभी भी नहीं है। तो ये मंगल राज की बात है क्या? मंगल राज की बात है? एक लैब तक नहीं है, वो मंगल राज है क्या? ये यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं, एक टीचर के एक भी टीचर जो है गेस्ट फैकल्टी से वो कॉलेज चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी चल रहा है, ये मंगल राज है? अगर इसको मंगल राज कहते हैं, तो आपको ये मंगल राज नमस्कार, जनता को ये मंगल राज नमस्कार नहीं है। जनता को जंगल राज ही पसंद है। जनता को जंगल राज नहीं पसंद है। जनता को युवाओं और महिलाओं के नेतृत्व में नए बिहार की रचना करने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, बिहार समृद्धि के पथ पर आगे बढ़े, भय मुक्त वातावरण का निर्माण हो। जी बिल्कुल, जरूरत। बिहारी, मैं भी बिहार से आता हूँ, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी। इस बातचीत के आखिरी पड़ाव पे हैं हम, और इस बातचीत को हम लोग एक हैप्पी नोट पे ख़त्म करें। जी, हैप्पी नोट पे, मतलब इस है नहीं, वो ठीक है, लेकिन मैं कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहता। अच्छी बातचीत हुई आपसे जी। एक सवाल आपके दिवंगत भाई साहब के विषय में, आप जब भी उन्हें याद करती हैं, किस तरह से याद करती है? कोई सा प्रसंग है जो हमेशा आपको उनको लेकर याद रहता होगा, जो हमसे शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, अपने जो घर के लोग हैं उनके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई होती हैं। बचपन में जो वो अपने घर आते थे, ननिहाल आते थे, तो हम लोग को ये कहा जाता था कि देखिए सुशांत को देखो। मेरी माँ बोलती थी उनको घर में गुलशन गुलशन हम लोग बोलते थे, तो गुलशन एकरा सिखइयो, केना पढ़े छे, मैथ्स पढ़ाइयो। तो उनको हमेशा जो है, मेरी माँ जो है हमेशा मैथ्स बताइए इनको, कुछ आए हैं तो कुछ सिखा दीजिए। तो ये सारी चीज़ें मुझे अभी भी, अपनी माँ को भी मैं इसी तरह से याद करती हूँ, और अपने भाई को भी, कि उन लोगों का मेरी ज़िंदगी के ऊपर बहुत ही एक पॉजिटिव, एक जो अपने दम पे कुछ किया जा सकता है, अपने संघर्षों के माध्यम से कुछ किया जा सकता है। मेरे घर में तो कोई स्टार नहीं था, कोई कलाकार तो नहीं था, लेकिन उन्होंने ये सपना तो देखा, तो वो सपना देख करके उसे पूरा भी किए। तो मुझे लगता है कि, और वो जब यहाँ पे आए भी थे 2019 में, हाँ 19 में आए थे, जब उनका मुंडन होने वाला था, तो उन्होंने हम लोगों को यही कहा था कि ठीक है, सरकारी नौकरियाँ मिल गई, तुम लोग अच्छे से, मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बहनें अच्छे पदों पे हैं, काम कर रही हैं, लेकिन अपने जो पैशन है उसको हमेशा फॉलो करते रहना। तो वो चीज़ें अभी भी मेरे मन में है, और मैं अभी भी अपने पैशन को फॉलो करती हूँ, और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही सच्चाई से, बहुत ही हिम्मत से जीती हूँ। चाहे कितने भी झंझावात आए मेरी ज़िंदगी में, मेरी माँ चली गई, भाई के साथ ऐसा हुआ, तो फिर भी मैं हिम्मत के साथ आगे बढ़ती हूँ, गिरती हूँ, उठती हूँ, गिरती हूँ, उठती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी, संघर्ष करते हुए चलेगी, अच्छे पथ पे चलेगी, और सच्चाई के साथ चलेगी। थैंक यू सो मच दिव्या, एंड हमारी तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से, वन इंडिया की तरफ से आपको शुभकामनाएं भी। शुक्रिया। राजनीति बुरी चीज़ है, लेकिन अगर आप राजनीति को अच्छा बनाना चाहते हैं तो किनारे पर बैठकर भाषण करने से नहीं होगा।
राजनीति को अच्छा बनाने के लिए आपको दिव्या गौतम की तरह राजनीति के मैदान में उतरना होगा, राजनीति की बुराइयों से लड़नी होगी, अपनी आवाज़ उठानी होगी और अपने साथ साथ उन तमाम वंचितों की आवाज़ भी उठानी होगी, उनके हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तभी यह राजनीति लोगों के सपने को साकार करने का हथियार बनेगा। बिहार की बात में हम ऐसे शख्सियत से बातचीत आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए वन इंडिया।